अभी तक हम लोग देख रहे थे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रेट ऑफ रिएक्शन से जो हमें जो मिला था, एक डेवलपमेंट हुआ था रेट कांस्टेंट का, और रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन हमने देखा था, और उसी पर बेस्ड हमने काफ़ी चीज़ों की स्टडी करी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो कैसे ये भी देखा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, इन सारे पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, और एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ चलें। अभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी और बाकी है। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, एक एक्टिवेशन, और जो अभी मैंने कैटलिस्ट के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। इन सब बातों का यूज करते हुए एक क्वेश्चन मेरे सामने है AI-0007 का, वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें हम अपने इस कॉन्सेप्ट को, कैटलिस्ट वाले कॉन्सेप्ट का यूज देखेंगे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा दिखेगा आपको, पर सॉल्यूशन बहुत ही सिंगल 1-2 लाइन का है। तो यही अच्छे क्वेश्चंस की खासियत होती है, आपको देख कर डर लगता है पर एक्चुअली इनका सोल्यूशन बहुत ही नॉर्मल सा होता है। यहाँ पर आप देखिए, द एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। ये पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे जो रिएक्शन दी है और जो उसकी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। पूरी लैंग्वेजेस लिखूंगा तो बहुत स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं लिखूंगा। तो इस रिएक्शन के लिए देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, दिस इज 180 किलो जूल पर मोल। यूनिट इसलिए लिखना जरूरी है कि कहीं कोई दूसरे में यूनिट चेंज ना हो जाए। एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे दी गई है 200 किलो जूल पर मोल। Respectively, the presence of catalyst the presence of catalyst lowers the activation energy of both forward and reverse reactions by 100 kilojoule per mole. By 100 kilojoule per mole. The enthalpy change for the reaction A2 plus B2 to AB in the presence of catalyst. छोटा लिखने की कोशिश करी, फिर भी क्वेश्चन काफी बड़ा था, इसलिए पहला ऑप्शन है 20, फर्स्ट ऑप्शन है 20। आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन है 300 एंड थर्ड ऑप्शन है 120 और फोर्थ ऑप्शन है 280। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। बहुत ही इजीली आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए होंगे। जितनी स्पेस बची है ना, इतने में सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे? देखो, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है दोनों तरह की 100 किलो जूल पर मोल से डिक्रीज हो रही है। अब ये फॉरवर्ड एनर्जी दी गई है हमारी 180, तो फॉरवर्ड एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितनी हो जाएगी? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगी आपकी 80, क्योंकि 100 कम हो जाएगी। यस, इसी तरीके से बैकवर्ड एनर्जी आपकी
एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये कितनी हो जाएगी? ये 100 हो जाएगी। तो आप सब जानते हो कि जो डेल्टा एच होता है दैट विल बी इज इक्वल टू बेसिकली ये एफ माइनस ये बी, वो किसी की भी प्रेजेंस में हो। अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में है तो कैटलिस्ट की वैल्यूज रखेंगे, इट विल बी 80, इट विल बी 100 और इट विल बी -20। यहाँ पर ये माइनस प्लस नहीं दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वैसे ये -20 होगा और इससे ये इंडिकेशन होगा, इट विल रिप्रेजेंट की जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या क्या होगा। वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था, इसमें नीट में आया था क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो AIEEE 2011 में आया है। AIEEE 2012 तक रहा बेटा, उसके बाद वो JEE मेंस एडवांस 13 से हो गया। और आप यहाँ से देखें अगर तो 37 नंबर क्वेश्चन, the rate of a chemical doubles for every 10 degree rise of the temperature। देखिए, the rate of a reaction double for every 10 degree rise, for every 10 degree rise, 10 degree rise of temperature if the temperature is raised by 50 degree centigrade, if the temperature is raised by 50 degree centigrade, the rate of the reaction becomes about। देखिए, मैं इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, आपको याद होगा R2 is equal to R1 T to the power delta T upon 10। मैंने कल एक क्वेश्चन, मतलब इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन किया था मैंने। और यहाँ पे जो डेल्टा टी है दैट इज बेसिकली आपका ये आपका बेसिकली 50 डिग्री है and divided by 10, so it will be is obviously 2 to the power, so it will be into 2 to the power 5, and you know that 2 to the power 5 means 32, so the option will be 32। पहला ऑप्शन था 24 टाइम्स, सेकंड ऑप्शन था बेटा 32 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन था 64 टाइम्स एंड फोर्थ ऑप्शन था 10 टाइम्स। तो राइट आंसर इज बी, 32 टाइम्स। ओके, ठीक है बेटा। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज है एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सच रिएक्शन विल बी, एक्टिवेशन एनर्जी के इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें डिस्कशन करना था इस टाइम पर, जो हमने जैसे कैटलिस्ट का यूज करके बताया था, उससे पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर ही चुके थे, और हम कुछ और देख सकते हैं कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं। लेट्स लाइक जो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, जैसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी पे वर्क किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात की, उन पर देखते हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं जहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा इसमें इफ द रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज रेशियो ऑफ एक्टिवेशन रिवर्स रिएक्शन इज 2/3, तो इसमें से कौन सी वैल्यू किस तरीके की है, ये वैल्यूज हमने जरूर देखे हैं बेटा। लेट्स डू दिस थिंग। 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा हो सकता है। AIEEE जिसे हम JEE मेन कहते हैं, मैं तो AIEEE कहूँगा, मुझे AIEEE से बहुत ज़बरदस्त प्यार है। इसलिए प्यार है क्योंकि बेटा AIEEE के अंदर 2007 से और 2012 तक वी आर नंबर 1 कोचिंग इन नॉर्थ इंडिया, उसके बाद चीज़ें कुछ डाइवर्ट हुई, अनफोकस्ड हुई, और चीज़ें फोकस्ड, जो हमारा फोकस था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। AIEEE उसके बाद ख़त्म हो गया था। 2013 से आपका JEE मेन आ गया था, JEE मेन आ गया था, और इसके बाद से JEE मेन और फिर
AIEEE और AIPMT में इस समय तक बहुत ज़बरदस्त हमारा सिस्टम था। AIPMT में तो हम नहीं कह सकते, उसमें तो ठीक ठीक सो था, लेकिन AIEEE की स्पेसिफिकेशन अगर कोई कह सकता है तो इस तरह से हमारे फिगर रहते थे। तो टॉपर्स नॉर्मली पूरे स्टेट टॉपर्स, ऑल इंडिया टॉपर्स के और टॉप 100 रैंक्स में से कई रैंक्स रहती थी अपने पास। खैर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा फॉर द इक्विलिब्रियम delta H is equal to -40 kilojoule per mole if the ratio of the activation energies of the forward, if the ratios of activation energies of the forward and backward reactions are here 2/3, then तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत है, उसमें बस यही उन्होंने पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की वैल्यूज क्या होंगी, उसी पर बेस्ड ऑप्शंस है। तो बहुत ज़्यादा लिखने की क्वेश्चंस को आप समझिएगा, बस JEE मेन 2015 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू -40, A गैस B गैस, देन EF एंड AB, EF अपॉन EB इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका जो एक्टिवेशन, देखिए हम एक बार जानते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यूज यहाँ पे ये रख आती है बेटा। क्यों ना हम एक काम करें, जैसे इसको हम एक काम करें 2/3 है ना, 2/3 है आपका, तो क्यों ना हम एक काम करें, अगर हम EV को ये मान लें कि EV इज इक्वल टू x, तो EF क्या होगा, EF विल बी इज इक्वल टू 2/3x, यही तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज यहां पर इस तरीके से रख दीजिए, बिकम्स 40, हो गया EF/3x माइनस x विल बिकम, हो जाएगा -x 2x माइनस x by it is equal to -40, so x will be is equal to 120, x की वैल्यू आपकी 120 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 120 आ गई, इट मींस EV की वैल्यू आपकी 120 किलोजूल पर मोल आ गई, और EF की वैल्यू आपकी 2/3 120, 3 4s and this is 80 किलोजूल पर मोल ये आ गई। तो इस तरीके से बेटा ये आ गया। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग 1 मिनट के लिए करेंगे, तो बहुत ही, और कोई ऑप्शन अगर आपकी समझ में आया तो देखिएगा जरा क्या पॉसिबिलिटी है।
तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि इसमें जो आंसर आया वो फॉरवर्ड के लिए आपने और कोई तरीका अपनाया? यही तरीका मुझे लगता है सबसे इजी तरीका है। तो मैं आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था कि शायद आप कोई दूसरा तरीका भी सोच पाओ, लेकिन आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे। और देखिए बहुत अच्छे से आपके ऑप्शन मैच कर जाएंगे। बाकी दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन उससे अच्छा एक क्वेश्चन ज़रूर मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि ये मैं एक कर्व दे रहे हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि ये कर्व आपका एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन है बेटा, इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमारा अगर schematic plot of LNQ versus inverse of temperature of a reaction is given in the figure। मान लीजिए आपने सीधे सीधे रिएक्शन की बात करें और उसमें उन्होंने एक एलन के इक्विलिब्रियम एंड 1/T का यहाँ पे एक रिएक्शन का वो दिया है, एंड हियर दिस इज द ग्राफ, और ये ग्राफ दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 to 6 दी गई है, 2 to 6 दी गई है, और यहाँ पर जो है 1.5 to 10 to the power -3 से 2 into 10 to the power -3 दी गई है। अच्छा, द रिएक्शन मस्ट बी, इसके बाद कहा गया है कि द रिएक्शन मस्ट बी, ये रिएक्शन कैसी होगी। ये क्वेश्चन आपका इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, इस बार के नीट के लिए या इस बार के जेईई मेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। द रिएक्शन मस्ट बी नंबर 1 एक्सोथर्मिक एंड नंबर 2 एंडोथर्मिक। One with negligible enthalpy change, highly spontaneous at ordinary temperature, highly spontaneous at ordinary temperature। देखिए जैसा कि आप रिलेशन जानते हो, सबके सब रिलेशन जानते हो कि एलन के इक्विलिब्रियम और 1/T में एक रिलेशन आप जानते हो कि डेल्टा जी, चलो यहाँ पे आप, हाँ एल क्यू है ना और 1/T है ना, तो ये वो वाला रिलेशन नहीं है। हाँ हाँ, ये वाला रिलेशन ये इक्विलिब्रियम है बेटा, यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो रेट कांस्टेंट है ना, हाँ ओके। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिस इज डेल्टा जी एंड दिस इज 2 डेल्टा एच, ठीक है। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। माइनस हटा दो, यहाँ से माइनस हटा दिया, तो ये बन गया एल एन के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे आ गया माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो एल एन के इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1/T प्लस डेल्टा एस अपॉन आर, ये बेटा इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी y है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करिए, और यहाँ पे जो स्लोप आया वो स्लोप है आपका, ये जो स्लोप की वैल्यू आपने निकाली है, स्लोप की वैल्यू आई माइनस डेल्टा एच अपॉन आर,
अब आप मुझे बताइए इस ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ, इस स्लोप क्या है? फ्रॉम द ग्राफ ऑब्वियसली स्लोप, ऐसा स्लोप तो पॉजिटिव स्लोप माना जाता है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। और अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव होगा ये। हाँ, इसका मतलब रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन आपकी हर सूरत में एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कैसे हमने एक y इक्वल टू mx प्लस सी, एक्चुअली हमें इसके पहले रिलेशन को एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि हम अभी तक क्या जानते थे? हम अभी तक जानते थे ln के n1/t, इसका कर्व जानते थे। अभी तक हमने पढ़ा क्या था? इसके कर्व को पढ़ा था। अब आप उस चीज का ध्यान देखिए जरा, अगर आपने जरा सा कंफ्यूज हो गए और आपने सोचा यार ये वही तो नहीं है, अगर मान लीजिए आप भूल गए थोड़ा सा, तो वहां पे क्या था? वहां पे ये था, वहां पे ये था, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये है। समझ गए? इस तरीके से आप इसे y अपने माना, इसे स्लोप माना, इसे x माना, इसे c माना। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको ये याद है बेटा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद हम नई चीज की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इसके बारे में। वन मोर क्वेश्चन ऑन डू दिस ऑन दिस, वन मोर क्वेश्चन। The rate constant for the first order decomposition of ethylene oxide into CH4 and this is converting into CH, ethylene oxide था ना, एथिलीन ऑक्साइड, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इथाइल अल्कोहल नहीं कहा है उसने, एथिलीन ऑक्साइड कहा है, तो उसकी बात हम छोड़ दें मुझे लगता है। तो C2H4O की बात मैं कर सकता हूँ कि एथिलीन ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? C2H4O, और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है CH4 प्लस CO, डिकम्पोजिशन होता है एथिलीन ऑक्साइड का, और उसके साथ एक रिलेशन दिया हुआ है, तो लॉग नहीं, लॉग में है ना, यस, तो ये 2.303 आर होगा। इसका मतलब यहाँ की जो वैल्यू आई इसकी, ये वैल्यू किसके बराबर आई पता है? ये वैल्यू आई आपकी 2.303 आर, विच इज इक्वल टू माइनस 1.24 इंटू 10⁴। तो ये आपका यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आया 1.25 8.314, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सारी वेरिएशन, सारे क्वेश्चंस हम लोग बेटा इस पर जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे सब डिस्कस कर चुके हैं। कैटलिस्ट का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, ग्राफिकल इंप्रेशन, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड।
ग्राफिकल अप्रोच, इवन की लॉग इक्विलिब्रियम के साथ अगर ग्राफिकल अप्रोच आ जाए तो वो भी, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। बैक टू पवेलियन आते हैं और फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के तरीकों को समझते हैं। यानी अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन की पहले बात की थी, फिर हमने रेट कांस्टेंट की बात की, फिर हमने देखा रेट कांस्टेंट कहाँ पे आता है, फिर हमने देखा कि रेट कांस्टेंट के वेरिएशन कैसे कैसे होते हैं, उसका मेन वेरिएशन टेम्परेचर पे होता है। रेट कांस्टेंट फिर कैसे और वर्क कर सकता है, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। इन सब बातों का डिस्कशन करके उन पर बहुत सारी लॉजिकल अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, न्यूमेरिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस किए, नीट और जेईई के क्वेश्चंस किए। बेटा अब हम बैक टू पवेलियन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में फिर से आते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, और उससे रिलेटेड हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर लिखने का तरीका कोई होता है तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उससे हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इन सब का डिस्कशन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आप जानते ही हो अच्छे से कि कोई भी ए प्रोडक्ट है और रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए आपको लिखना है तो आप लिखोगे dx/dt, सो दैट विल बी इक्वल टू KCA, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर। अब यहाँ पे n पावर कुछ भी हो सकती है, ये n है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मे बी 0 हो, मे बी 1 हो, मे बी 2 हो, मे बी 3 हो, कुछ भी हो सकता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन आपकी है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड आर। ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो मैं बात करूंगा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो बेटा प्रेशर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है कि आपने रिएक्टेंट कैसे तोड़ा है, कैसे किया है। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है, रिएक्शन का सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा रिएक्शन तेज होती है। और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितना ज्यादा भयंकर रेडिएशन में आप रिएक्शन करा रहे हो, इस पर डिपेंड करती है। और हम इसके बारे में सबसे अच्छी बात है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में तो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो प्रेशर आप जानती हो, प्रेशर के बढ़ाने से ऑब्वियसली अगर प्रेशर जो गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है जैसे कि वो रिएक्शन है ना। अच्छा, नेचर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है रिएक्टेंट की, यानी कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। आप सब जो रेट ऑफ रिएक्शन बारे में बता, कैटलिस्ट पे पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, अगर सरफेस पे ज्यादा आप फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ज्यादा कर देंगे, आप कट जाओगे तो अपने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आप करते हो तो लास्ट जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो केवल प्योरली सरफेस होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा आती है, एक्टिविटी सेंटर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। रेडिएशन, यहाँ पर अगर कहीं पर रेडिएशन की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए, तो आप उस रेडिएशन को जितना स्ट्रॉन्ग डालोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखी जाएगी। अब सवाल इस बात का होता है कि इन रिएक्शंस को, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तरीका है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक तरीका है रेट लॉ। दो तरीकों से मैं आपको इन चीजों को बताऊंगा, ठीक है। और इन्हीं से निकल के आएगी मॉलिक्यूलैरिटी, इन्हीं से निकल के आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूंगा आगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कितने दो तरीकों से लिखा जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी, जो थ्योरेटिकल तरीका है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है
अगर ए है, बी है और ये उससे मिलके आपके प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो रेट है, रेट ऑफ इक्वेशन है, वो ए की पावर वही बन जाएगी जो कोफिशिएंट और बी की पावर वही बन जाएगी जो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो कि पूरा की पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर यहीं पे मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ रेट लॉ की। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल है बेटा, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, अगर रिएक्शन, ठीक है, ए बी की अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वो प्रोडक्ट में जा रही है, तो रेट है दैट विल बी इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन हो सकता है। यहाँ पर ये एम और एन जो ऑर्डर आई हैं और आई हैं, ये एम मे बी इक्वल टू ए और मे नॉट बी इक्वल टू ए, ये डिपेंड कर देगा चीज़ों पर। ये एन आपका इक्वल टू बी भी हो सकता है और ये एन आपका मे नॉट बी इक्वल टू बी हो सकता है ये बराबर हो सकता है ये बराबर ना हो। ये मस्ट नहीं है इसमें, जैसे ये मस्ट है कि ये जो होगा वो यही होगा, ये जो होगा वो यही होगा, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली हो भी सकता है ऐसा और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं भी हो सकता है। कोई चीज़ यहाँ दिख रही हो सकता है उस पर डिपेंड ही ना हो, कुछ और हो। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो इन द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और फिर मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फिर मैं बात करूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। टेबुलर वे हो सकता है, मैकेनिज्म पे बेस्ड हो सकते हैं तरीके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं, उन बात को भी समझेंगे। फिर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब बाद में डिस्कशन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये होती है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, in the expression of rate law, the sum of powers raised to the concentration terms जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनके ऊपर जो पावर्स हैं चढ़ी हुई हैं, उनके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात मैं करूँ इससे, सो आप देखिए ज़रा, अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूँ और यहाँ पर ये बी और ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेट होगा ए की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका m प्लस एन हो जाएगा बेटा, और ये m प्लस एन, देखिए जो पावर्स हैं इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो पावर चढ़ी हैं, अब ये जो भी हो, ये बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मतलब आपको उसके कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, ये कोफिशिएंट ए और बी है, ए एम और एन पे ध्यान देना है। जो भी ये रेट ऑफ रेट एक्सप्रेशन में आएगा,
देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, हमने यहाँ पर नहीं लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन, इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म्स दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी भाई आपकी हो सकता है ये a प्लस बी के बराबर हो जाए, हो सकता है m प्लस एन आपका n इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी, हो सकता है ये a प्लस बी के बराबर ना हो, ठीक है। हो सकता है आपका ये हो सकता है ये बराबर ना हो। लाइट चली गई, इन्वर्टर इसके लिए एक अलग लगा दिया जाए। चलिए आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको, जो कि फिजिकल का चैप्टर है, काफ़ी न्यूमेरिकल चैप्टर होता है, बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कराते होंगे। आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा हर वैरायटी का सर ने क्वेश्चन करा दिया, और आपको, मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंट वैरायटी आपको कहीं मिलेगी, और अगर कहीं मिलती है तो आप आराम से मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप डिस्कस करिए, है ना। देखते हैं यहाँ पर कि जो हमने रेट एक्सप्रेशन की बात करी और रेट लॉ की बात की, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ की बात की, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, जैसे सपोज करिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की, तो वो हमने ऑर्डर निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है ना, देखो रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। Reactions are basically two types, simple reactions and complex reactions. Occurred in one step, occurred in more than one step। एक स्टेप में अगर होते हैं सिंपल रिएक्शन कहलाती है, मोर देन वन स्टेप में होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइड, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में मैं बात करूं तो यहां पे डेफिनेशन अलग हो जाती है। यहां पर डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइड्स। ये दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइड। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कोई सिंपल रिएक्शन है किसी एक स्टेप में हो रही है, तो जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है विच इज अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2, है ना, सो जो स्लो स्टेप होगा, याद रखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बात आएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप। जो मान लीजिए स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, और उसमें कोई स्लो स्टेप दिया गया है, कोई फास्ट स्टेप दिया गया है। अच्छा, जहां पर इक्विलिब्रियम का निशान बना देते हैं तो वो ऑलरेडी अपने आप फास्ट स्टेप हो जाता है, इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब आरडीएस। आरडीएस मतलब
स्लो स्टेप, जो भी स्टेप स्लो होता है, जैसे 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स, उनमें से जो सबसे स्लो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होंगे, वहां पर जो रिएक्टेंट्स होंगे और उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट विल बी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी को बड़ी गहराई से देखने की जरूरत है, मॉलिक्यूलैरिटी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है, और या 3 से रेयरली कभी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं माने जाते 3 से ऊपर। तो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी 1 2 3 ऐसे हो सकती है। स्पेशल बात क्या है कि मॉलिक्यूलैरिटी आपकी जीरो तो होगी नहीं, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। बस मॉलिक्यूलैरिटी आपकी इस तरीके से होगी, इंटीजर वैल्यू 1 2 3। क्योंकि 3 के ऊपर नंबर 3 के ऊपर जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं बेटा, वो नहीं माने जाते। इफेक्टिव कोलिजन्स आपके ये माना जाता है कि अगर 3 से ज्यादा हुए तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा वहां पर, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ 3 के ऊपर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो 3 के ऊपर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, मतलब 4 अगर आप एक साथ ले लोगे मॉलिक्यूलैरिटी, तो फिर इफेक्टिव कोलिजन यानी कि इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तो रिएक्शन में एनर्जी उतनी नहीं मिल पाएगी कि जो उसके एनर्जी बैरियर को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाए। तो दैट्स वाई हम मॉलिक्यूलैरिटी को मैक्सिमम 3 लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि वहीं पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है इवन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। वहीं पर आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कुछ हो सकती है। वहीं पर अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी आपकी बस इसी लिमिट तक सीमित रहती है, या तो 1 या 2 या 3। यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी ऐसी नहीं होती कि 3.5 हो जाए, कि 2 हो जाए, कि 3 हो जाए, इस टाइप से नहीं होती मॉलिक्यूलैरिटी, अंडरस्टैंड। तो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी 1 2 या 3 तक रहती है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, मॉलिक्यूलैरिटी जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। जबकि ये आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने साफ साफ आपको समझा दिया कि कहां पर होता है और क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के या मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन निकालने के, तो किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के निकालने के क्वेश्चंस 2 तरह से मेरे सामने आएंगे। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन निकालने के 2 तरह से आएंगे। एक तो ये होगा कि कहीं ना कहीं टेबुलर फॉर्म में चीजें दी गई होंगी, टेबुलर फॉर्म में दी गई होंगी, और दूसरी तरफ होगा बेटा कि मैकेनिज्म बेस्ड, कहीं पर मैकेनिज्म दी गई होगी और उससे आपसे पूछा जाएगा कि ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से कैसे आप, और कहीं पे ऐसा होगा कि टेबल दी गई होंगी, और कहीं पे ऐसा होगा कि मैकेनिज्म दी गई होगी और मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन डेवलप किए गए होंगे। तो डिफरेंट वैरायटी की चीजें आपके पास आएंगी, और हम देखते हैं कि अगर मैकेनिज्म दी गई होगी तब क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, और अगर मॉलिक्यूलैरिटी दी गई होगी तब क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। और आप ही समझ लीजिए अगर टेबुलर फॉर्म में आएगा ना, तो टेबल बनी होगी, ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। और मैं आपको बताऊं अल्टीमेट तरीका है मेरे पास, बस बिना पेन चलाए भी आप टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसके अलावा मैकेनिज्म के क्वेश्चन भी बहुत ही अल्टीमेट तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की डिफरेंट कैटेगरीज का डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।